मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जो आपको बनाता है जागरूक और कामयाब निवेशक। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम आपको उन चेहरों से मिलाएं जो आपके पैसे संभालते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी श्रेयस दिवलकर। श्रेयस जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, इस इंटरैक्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत साल की शुभकामनाओं से ही करूंगी। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और क्योंकि आप हमारे साथ नए साल में अब जुड़े ही हैं तो शुरुआती सवाल 2022 को लेकर होगा। 2021 में जिस तरह की बम्पर कमाई हुई है निवेशकों की, 2022 में भी क्या मोमेंटम वो जारी रह सकता है? किस तरह का आकलन आप 2022 का कर रहे हैं? 2021 और एक्चुअली 2020 में भी आफ्टर जब मार्केट गिरा था उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1.5 साल और मोर अच्छी रिटर्न मार्केट में देखे हैं। इसका एक नतीजा ये हुआ है कि जिसके वैल्यूएशंस ऑफ ऑल द स्टॉक्स जो बहुत कम थे प्री पैंडेमिक, अगर हम 2020 के जनवरी में जाए और वहां से आज तक अगर वैल्यूएशन कंपेयर करें तो बहुत सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन वहां से आज बहुत बढ़ गए। तो उसके रीजंस मल्टीपल थे, जैसे द क्यूई विच हैपेंड यूएस में हुआ था, उसका पैसा इंडिया में आया। सारे इमर्जिंग मार्केट में आया, ओनली इंडिया में नहीं आया। तो उसका रिपरकशन मार्केट में ये हुआ कि सारे के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हुए। भले जब ऐसे जंक्चर पे हम पहुंचते हैं मार्केट की जहाँ पे अर्निंग्स और रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं अभी तक, तो पर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा पहुंचे हैं, तो वहां से आगे सिमिलर रिटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर 2020 के जनवरी देखे जाके देखेंगे साल 10 साल का रिटर्न कितना रहा है, तो नॉर्मली वो अपने इंडिया के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आजू बाजू रहता है। तो यहाँ से आगे अभी ये लेवल ऑफ वैल्यूएशंस की वजह से हमें लगता है कि रिटर्न्स ऐसे ही लॉन्ग टर्म नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के इर्द गिर्द रहेगा, ना कि लास्ट जो 1-1.5 साल में हमने सुपर तेजी देखी है जहाँ पे 20-25-30% और ऊपर रिटर्न हमने पाया है। तो वैसा रहने की संभावना कम है। तो अगर आपके जवाब को ही मैं आगे और कहना चाहूँ और समझना चाहूँ तो जो ब्रॉड बेस्ड रैली हम देख रहे थे, क्या हम उसे नैरो होता हुआ देखेंगे? और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो क्या एक बार फिर से हम लार्ज कैप्स को थोड़ा सा परेशानी में देखेंगे या आउट परफॉर्म करने में उनमें उनको दिक्कत आएगी? नैरो होने के चांस है, पर उसमें मुझे इस बार वो लार्ज वर्सेस मिड में शायद नैरो नहीं होगा। मेरे ख्याल से लार्ज मिड स्मॉल सारे कैटेगरी में अच्छे स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी का नहीं आया, सिर्फ लार्ज का ही आया, जो 2018-19 में स्पेशली हुआ था। वैसे होने की संभावना कम लग रही है। बल्कि अच्छे स्टॉक्स इन जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोलते हैं, जैसे अगर अगर तभी क्या हो रहा था कि सिर्फ लार्ज कैप्स के ही 10-15 स्टॉक अच्छे कर रहे थे और बाकी कुछ नहीं अच्छा कर रहा था। इस बार लार्ज कैप के भी 25-30% स्टॉक अच्छा करेंगे, मिड के भी करेंगे, स्मॉल के भी करेंगे। तो ये मेरे तरफ से होगा। शायद ब्रॉड बेस्ड ना रहे, पर ऐसा नहीं है कि मिड और स्मॉल में जैसे पोलराइजेशन हुआ था 2018-19 में, वैसा नहीं होगा। श्रेयस जी, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, इन तीनों फंड्स के मद्देनजर अगर मैं 2022 में बाजार के लिए ट्रिगर्स की बात करूं तो वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपके रडार पर है इन तीनों फंड्स के लिहाज से? नॉर्मली ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप फंड होता है, तो लार्ज कैप फंड्स में क्या होता है कि सारे कंपनी बड़ी है, तो बड़े कंपनियों में ऐसा होता है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का कैसा चल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, रूरल अर्बन इकोनॉमी कैसी चल रही है, ये सारी चीजें मायने रखती है। और इसको अगर हम नजर में रखें तो ऐसा होगा कि लार्ज कैप फंड के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रूरल इकोनॉमी कैसी ऊपर आ रही है, क्रेडिट ग्रोथ इंडिया का कैसे बढ़ रहा है, स्पेशली रिटेल क्रेडिट ग्रोथ।
हमने ये देखा है कि पैंडेमिक के बाद रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ था। अभी वापस वेव थर्ड चल रहा है, तो ये वेव थर्ड कुछ लोगों का कहना है ये एंडेमिक है, यहाँ से आगे शायद वापस वेव्स ना आए। तो अगर 2-3 चीजें जो लार्ज कैप के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि एज वेल एज पैंडेमिक का सिचुएशन जो है, क्या ये लास्ट है फॉर द ईयर, तो वो अच्छी बात रहेगी। अगर दूसरी बात ये रहेगी कि अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रूरल अर्बन सारी जगह से अगर इम्प्रूव होगा यहाँ वहां से आगे, उसमें अगेन पैंडेमिक एक रोल जरूर प्ले करेगा। तो उसकी वजह से लार्ज कैप में ये चीजें द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ और पैंडेमिक सिचुएशन मेरे ख्याल से मायने रखेगी। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जाए और फ्लेक्सी कैप जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि उसमें जनरली सारी मिड कैप और स्मॉल कैप की स्टोरीज रहती है, वो एक बॉटम अप बेसिस पे हम बोलते हैं वैसी रहती है। तो उसमें आप पाएंगे कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज रहती है, कुछ टेक्सटाइल होगा, कुछ रियल एस्टेट है, कुछ आईटी इंडस्ट्रीज भी है। तो मल्टीपल सच सेक्टर्स, इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल्स, तो इनकी ये सब इंडस्ट्रीज की ज्यादा नंबर्स वो दो सेक्टर्स में वो दो सेगमेंट्स में है। आप देखेंगे कि अगर लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में निफ्टी में आप देखेंगे कि 35% और प्लस इज जनरली आपके लेंडर्स ही रहते हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम बोलते हैं। तो वो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर या क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर वो डिपेंड हो जाएंगे। पर मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इधर ये सारे सेगमेंट जो मैंने आपको बताए, वो सारे सेगमेंट्स में इंडिविजुअली बहुत अच्छी परमात्मा में उसमें हमने ये देखा है कि उनमें रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, उसमें कुछ सेक्टर टेलविंड्स भी चल रहे हैं इंडिविजुअली इन दो सेक्टर्स। तो उनकी वजह से उसमें एक या दो ट्रिगर ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो सेगमेंट बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा और बहुत ज्यादा वो सेक्टर स्पेसिफिक चलेगा, ना कि जीडीपी ग्रोथ पे अच्छा किया, जीडीपी ग्रोथ पे नहीं अच्छा किया। वो जनरली मेरे ख्याल से लार्ज कैप में ज्यादा आपको दिखाई देगा। श्रेयस जी, पैंडेमिक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमने पहली और दूसरी वेव में देखा उसी तरह के कंसर्न बाजार को ओमिक्रॉन को लेकर भी है? ये बात भी सही है कि आगे कितने वेरिएंट आएंगे? कई रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि शायद ये साल आखिरी साल भी हो सकता है कोविड का, लेकिन अभी भी निर्धारित तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पहली और दूसरी वेव की तरह क्या बाजार ओमिक्रॉन को लेकर भी उतना चिंतित है? क्या आप एज अ सीनियर फंड मैनेजर इक्विटीज भी ओमिक्रॉन की दशा और दिशा को देखकर चिंतित है और उसके मुताबिक कॉल्स ले रहे हैं अपने फंड्स में? नहीं, हम लोग उसके मुताबिक तो कॉल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्चुअली फर्स्ट वेव का जो मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट एट अ हेडलाइन लेवल, मार्केट के लेवल्स जो है उसमें ओमिक्रॉन का सेकंड वेव आया, थर्ड वेव आया, मार्केट ने ज्यादा रिएक्शन किया नहीं। सेकंड और फर्स्ट वेव में ये देखा गया कि इंटरनल्स ऑफ द मार्केट जिसे हम बोलते हैं, तो इंटरनल्स ऑफ मार्केट जहाँ पे जिन कंपनियों की ग्रोथ रिटेल के ऊपर डिपेंड हो, जैसे इसलिए जस्ट आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ हो या फिर रिटेल इंडस्ट्री हो, कंजम्पशन सेक्टर हो, तो जनरली ये सेक्टर्स आपने देखे कि वो एब्सोल्युटली चले पर वो अंडर परफॉर्म किए। पर बाकी के जो सेक्टर है जिनका ग्रोथ इंडिपेंडेंट रहा है, तो जैसे केमिकल इंडस्ट्री है उनका ग्रोथ इंडिपेंडेंट रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका ग्रोथ इंडिपेंडेंट रहा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्चुअली अच्छा किया इन बहुत सारे सेगमेंट्स में, यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वो ज्यादा है पहले से। तो जो सेक्टर ऐसे अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें पैंडेमिक को लेकर कुछ शंका नहीं है मन में किसी के। तो इसीलिए पैंडेमिक को लेकर इंटरनल्स ऑफ द मार्केट में चेंज पाए हमने, ना कि हेडलाइन लेवल ऑफ मार्केट। तो इसीलिए हम लोग भी उसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन नहीं पकड़ते हैं फॉर चेंजिंग द फंड स्ट्रक्चर। श्रेयस जी, यूएस में ओमिक्रॉन को लेकर एक और स्टिमुलस देने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे बाजारों को किस तरह का झटका लगेगा?
जो एफआईआईज की खरीदारी हम आती हुई देख रहे हैं अभी, जो एक बार वापस से लौटती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसमें धीमापन आएगा। आपको लगता है हमारे बाजारों पर ये जो पैकेज दिया जाएगा, इसका गहरा असर पड़ेगा? अभी बातें तो यूएस में टेपरिंग की चल रही है, टेपरिंग यानी कम करने की या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की। पर अगर हम सोचते हैं कि आपके हिसाब से जैसे अगर यहाँ से और मनी फ्लो होगा या फिर क्यूई होगा, तो डेफिनेटली हर बार हमने ये पाया है कि क्यूई जब होता है तो वो पैसा ऑब्वियसली इवन लास्ट राउंड में हमने देखा है कि वो पहला गया उनके कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंजम्पशन सेक्टर्स में, उनके रियल एस्टेट में, और वो इक्विटी में भी जाता है, और वो पैसा फिर इट फ्लोज टू वेरियस कंट्री, जैसे इमर्जिंग मार्केट में भी आया था और इंडिया में भी आया। तो उसका जनरल रिपरकशन वो पैसा इमर्जिंग मार्केट पे आने पे जरूर रहेगा, और इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का ग्रोथ रेट जो है, अपनी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो पहले से बहुत बेटर है। जैसे एक डर रहता है लोगों के टेपरिंग में क्या होगा, पर टेपरिंग में 2012-13 में अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रिलेटिवली खराब थी, उसके कंपैरिजन में आज की तारीख में अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट देखते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट देखते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स है, तो ये सब काउंट्स पे हम लोग डेफिनेटली बेटर है। फिस्कल डेफिसिट में शायद बिकॉज ऑफ अपना पैंडेमिक वो थोड़ा बड़ा है, बट कंपेयर टू वर्ल्ड और कंपेयर टू अदर कंट्रीज अपना अच्छा ही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अपने मनी जो फ्लो है वो इंडिया की तरफ आने का चांस उसमें जरूर होगा। श्रेयस जी, थोड़ा सा मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी स्टीम है इस कैटेगरी में रिकॉर्ड हाई रिटर्न्स देने के, या आपको लगता है कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस की वजह से एक बार फिर से मिड कैप पर हम असर पड़ता हुआ देखेंगे, जो कि शायद लार्ज कैप से ज्यादा हो सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे 2018-19 वाला सिनारियो है जहाँ पे मार्केट वन साइडेड लार्ज कैप की तरफ ही मुड़ा था, वैसा होने का चांस मुझे इस बार कम लगता है। अगर मार्केट गिरता है या कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, या फिर ऐसा नहीं मेरा कहना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, रहेगी, पर पर लार्ज कैप भी गिरेंगे और मिड कैप भी गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप ही गिरेंगे, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता। एक आपका पॉइंट आपने जो बहुत अच्छा बताया कि स्टॉक्स की जो रिटर्न्स है बहुत ज्यादा है, उसका आउटकम क्या हुआ है कि उनके वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा है। तो उसको नजर रखते हुए मेरे ख्याल से रिटर्न्स डेफिनेटली जैसे पहले लार्ज कैप से बहुत ज्यादा बनते थे, स्पेशली लास्ट एक एक डेढ़ साल में उतना होने का चांस कम है। पर मिड कैप में जैसे मैं दूसरी तरीके से बता रहा था कि मिड कैप में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट को मिली ये लास्ट 1.5-2 साल में, जहाँ पे उनके अर्निंग ग्रोथ है, उनके रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट थे, और वो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में के ट्रांजिशंस में भी डिपेंडेंट थे। तो उनकी वजह से सेक्टर्स जैसे केमिकल सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, रियल एस्टेट हो, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जो है, आईटी है, तो ऐसे जो बहुत सारे जो सेक्टर्स है जो अपने आप में ही उभर के आए, तो उसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज होने की वजह से ऐसा पूरा का पूरा कैटेगरी बैठ जाएगा, पूरा का पूरा कैटेगरी अच्छा नहीं करेगा, ऐसा कहना और ऐसा होने के चांस मेरे ख्याल से कम रहेंगे। क्या यही एक वजह है कि आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका झुकाव लार्ज कैप्स की ओर ज्यादा है, और मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखा है कि एक्सपोजर जो है कैटेगरी एक्सपोजर की तुलना में भी कम है? हाँ, तो हमारा उसमें स्मॉल कैप एक्सपोजर मेरे ख्याल से कैटेगरी एक्सपोजर के करीब होना चाहिए। लार्ज मिड कैप एक्सपोजर मेरे ख्याल से उसमें हमारा कम है डेफिनेटली। उसमें एक्चुअली आपने और एक ऑब्जर्वेशन होगा कि लास्ट 1-1.5 साल में उसमें एक्चुअली बढ़ाया है। तो 1 साल पहले उसमें बहुत कम था, और लास्ट 1 साल में एक्चुअली उसमें आपने देखा होगा कि कैटेगरी एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल
is higher now than 1 year ago. श्रेयस जी, 2022 में सेक्टर्स के लिहाज से आपका दाव किस पर रहने वाला है? अमूमन हम निवेशकों को कहते हैं कि जब भी किसी फंड में पैसे लगाएं तो उस फंड का पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करें। फंड मैनेजर किस तरह की कॉल्स ले रहा है, किस तरह के सेक्टर्स में, स्टॉक में उनको दिलचस्पी दिखाई दे रही है, वो पढ़ने की कोशिश करें। आप 2022 में किन सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं? कौन कौन से सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है? अगर आप अगर हमारा पोर्टफोलियो देखें, तो उसमें एक दो चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे हमारा एक्सपोजर रिटेल इंडस्ट्री पे अच्छा खासा है, ओवरवेट। हमारा एक्सपोजर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ पे अच्छा खासा है, और सीमेंट और आईटी इंडस्ट्री, ये 3-4 सेक्टर्स पे हमारा एक्सपोजर ज्यादा है। रिस्क के बारे में अगर हम देखें कि कहाँ पे हम अंडरवेट है, तो ऑटो एज ए इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एज ए इंडस्ट्री, यूटिलिटीज एज ए इंडस्ट्री, तो ये 3-4 सेगमेंट है जहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे कि फंड अंडरवेट है। 2021 में ना हमने पार्टिसिपेशन बहुत आते हुए देखी है निवेशकों की, नए निवेशक बहुत सारे जुड़े हुए हैं। बाजार की चाल जब भी अच्छी होती है तो हम देखते हैं कि लोगों का रुझान शेयर बाजार की ओर और इक्विटी बाजार की ओर अमूमन बढ़ता ही है। 2022 में भले ही ऐसा ना हो, लेकिन जो एमफी की तरफ से लगातार डेटा आते हुए हम देख रहे हैं, एसआईपी के जरिए निवेशक बहुत ज्यादा निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिसंबर महीने में जो आंकड़े आए हैं, लगभग 11,000 करोड़ के पार यहाँ पर आंकड़ा पहुंच गया है। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि निवेशकों में और जागरूकता भी आए और वो इक्विटी में अपनी भागीदारी को सोच समझकर बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिहाज से अपनी भागीदारी बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह का हमने रिस्पॉन्स देखा है उसमें मिलेनियल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, साथ ही एएमसीज ने भी बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। श्रेयस जी, तरह तरह के इनोवेटिव फंड्स लॉन्च हुए हैं, पैसिव फंड्स को लेकर बहुत बुलिश हुई हैं एएमसीज। इंटरनेशनल फंड्स लॉन्च होने की हमने बहुत सारी झड़ी सी देखी है जो एएमसीज दिलचस्पी दिखा रही हैं। क्या 2022 में भी इस तरह के इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हम एएमसीज की तरफ से आते हुए देखेंगे, आपकी एएमसी की तरफ से आते हुए देखेंगे? डेफिनेटली जो आपने वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत सारे ट्रेंड्स देखी है, तो उस तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे सारे फंड्स लॉन्च करने की कोशिश की जाती है। तो क्या है कि इन्वेस्टर्स को उसके माइंडसेट के हिसाब से, उसके पर्टिकुलर चॉइस के हिसाब से, तो आपका चॉइस बढ़ जाता है। तो आप जनरली कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाओ तो 2 ही चॉइस है, तो आपके पास चॉइस ही नहीं रहता। तो एक्चुअली वही कारण है। और एक्चुअली 2 साल या 3 साल पहले कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई थी, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत अच्छी तरह हुआ है, जो जो सेबी ने तभी किया था। तो वो भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ कि सब प्रोडक्ट्स में स्टैंडर्डाइजेशन है, सब प्रोडक्ट्स में कैटेगरी, और उनको कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके दिमाग में एक क्लियर है कि हम क्या खरीद रहे हैं। तो उस हिसाब से सारी इंडस्ट्री भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो पैसिव साइड पे हो। वेस्टर्न वर्ल्ड में पैसिव फंड्स का में फ्लोज बहुत रहता है, अपने इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है, आपने वो भी नोटिस किया होगा। तो वो हिसाब से भी एएमसी उसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। फिर उसमें जैसे मल्टीपल कैटेगरीज थी, मल्टी कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ये जो नए कैटेगरी निकले वहां पे भी फंड लॉन्च हुए हैं। तो मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को जरूर मदद करेंगे उनको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और फॉरेन डेफिनेटली वो भी एक कैटेगरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। वहाँ मल्टीपल फंड्स लॉन्च किए थे जहाँ पे पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉरेन फंड्स में था। जैसे एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च हुआ था, ईएसजी फंड लॉन्च हुआ था, जहाँ पे पार्ट ऑफ द फंड फॉरेन फंड्स में था। तो ऐसे मल्टीपल फंड्स वो कैटेगरी में भी लॉन्च होते हैं। मुझे ये बताएं कि अब महंगाई जो एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, इंटरेस्ट रेट जो फेड बढ़ाएगा, इसको भारत के लिए आप कितनी बड़ी चिंता देखते हैं? तो इंटरेस्ट रेट महंगाई कम करने के लिए ही सब जगह बढ़ाने की कोशिश जारी है, क्योंकि ज्यादा लिक्विडिटी होने के कारण महंगाई हुई है, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है।
पर उसमें महँगाई के लिए हमें अलग-अलग चीज़ अलग तरीके से देखनी पड़ेगी क्योंकि इस बार सारी महँगाई ये डिमांड की वजह से है नहीं। बहुत अ, बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी हैं जैसे कमोडिटी सेक्टर है, जहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट जिसे हम बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि स्टील्स में वो हुआ था, स्टील एज अ सेक्टर। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट फिर पैंडेमिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन्स कंस्ट्रेंट है। आपने ये भी देखा होगा कि चिप्स का शॉर्टेज है फॉर ऑटो कार्स। तो बेसिकली जो इन्फ्लेशन है और महँगाई है, वो सिर्फ़ डिमांड ज़्यादा होने से नहीं है, वो सप्लाई का प्रॉब्लम होने से भी है। तो इंटरेस्ट रेट एज़ अ टूल वो हमें जनरली काम करता है डिमांड को थोड़ा-सा ठंडा रखने के लिए और वहाँ से फिर हमें महँगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। पर सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है वो अपने आप में या फिर पैंडेमिक खत्म होने की वजह से एक्चुअली एक सप्लाई कंस्ट्रेंट इवन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से भी हुआ है। तो हर एक कमोडिटी में अलग-अलग रीज़न्स हैं। तो लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया की और मार्केट की बात करें, तो जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक ऐसा होता है कि वैल्यूएशंस जनरली कम हो जाते हैं क्योंकि वो एक बेसिक डीसीएफ का और जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस बोलते हैं जहाँ से हम लोग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें बेसिक ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो वैल्यूएशंस कम हो जाता है। तो वो इम्पैक्ट हमेशा दिखता ही है मार्केट में, जब भी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़े, मार्केट इनिशियली उसको नेगेटिव ही रिएक्ट करता है। आपको लगता है कि अभी टाइम आ गया है निवेशकों को डेट की ओर रुझान थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए, या अगर आपने पिछले साल में बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर लिया है, वैसे तो देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना होता है तो किसी लाइफ गोल के तहत आपको बनाना चाहिए, फाइनेंशियल गोल के तहत बनाना चाहिए। लेकिन क्या 2022 में आपको रीबैलेंस करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, डेट में रुझान बढ़ाना चाहिए? क्या सलाह होगी आपकी? नहीं, मैं मार्केट लेवल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो चेंज करने की सलाह नहीं दूँगा। हमारा भी यही हमेशा मानना रहता है कि आप अपने गोल के हिसाब से, ऐज के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रखें और उसमें जो आपने डिसाइड किया है कि इतना इक्विटी में होना चाहिए या फिर इतना डेट में होना चाहिए, उसी को फॉलो करते रहे। क्योंकि ऐसा टाइमिंग करना बहुत बार बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो दोनों साइड से करना पड़ता है कि यहाँ अभी बेच दिया, वापस खरीद लिया और वो बहुत बार ये जो दोनों लेग्स रहते हैं ट्रांज़ैक्शंस के, वो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर्स को। तो फिर इसीलिए वो जो टारगेट बेस्ड और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हम जिसे बोलते हैं, वही एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करता है, ऐसा पाया गया है। मुझे ये बताएं कि बजट आने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? क्या कुछ हो सकता है आपके मुताबिक बजट में? फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली अभी बजट में लास्ट बजट में भी ये बजट में भी हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट और फोकस जनरली रूरल, क्योंकि ये पैंडेमिक में हमने देखा कि ये जो रिकवरी है, जिसे सब लोग के शेप रिकवरी की तरह, ये अपने वर्ड भी सुना बहुत बार की, इट इज अ के शेप रिकवरी। सेक्शन ऑफ पीपल को बेनिफिट हुआ बिकॉज ऑफ वेरियस लाइक आईटी सेक्टर हैज डन वेरी वेल, डिमांड ज्यादा हुई, वेरियस सम सेक्टर्स डिड वेरी वेल, सम ऑफ कुछ सेक्टर्स में एक्चुअली हमने देखा कि जो बड़े कंपनी है उनको फायदा हुआ, तो वो अपर लेग ऑफ के में आते हैं। लेकिन बहुत सारा ज्यादा इंडस्ट्री है या फिर छोटे बिजनेसेस है वो जो लोअर एंड ऑफ के में है, वहां पे जनरली पैंडेमिक की वजह से एक्चुअली कोई भी डिसरप्शन हो, इट इज नॉट ओनली पैंडेमिक, कोई भी डिसरप्शन में नॉर्मली द बेटर प्लेस्ड जो सेक्टर रहता है या फिर कंपनी रहती है, उसे बेनिफिट होता है और वो अच्छी तरह से उसको निभा जाता है। जो वीकर सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो जनरली इसीलिए हम एक्चुअली लास्ट एक दो बजट में भी गवर्नमेंट का फोकस इस पे ही रहा है कि उन्हें कुछ बेनिफिट दिया जाए और हमें लगता है कि वही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी ये बजट में भी। और अपनी फिजिकल सिचुएशन जैसे आपने देखा होगा कि जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स भी अच्छे खासे बड़े हैं हाल ही में। तो रेवेन्यू में भी अच्छे पैमाने में रेवेन्यू आ रहा है। थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के नंबर शायद इस साल के है उससे कम लगेगा,
पर मेरे ख्याल से ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस वुड बी टू बेनिफिट द सेक्शंस विच आर जो अफेक्ट हुए हैं पैंडेमिक की वजह से। चलिए, इसी के साथ श्रेयस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और निवेशकों को न सिर्फ इस साल में क्या क्या उम्मीदें करनी चाहिए बल्कि किस तरह से अपने मुनाफे की राह में आगे बढ़ना चाहिए इसको लेकर आपने उन्हें गाइडेंस दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।